बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मींस एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गर्दिश करते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नील बोहर ने उससे पहले रदरफोर्ड ने तो ये कहकर छोड़ दिया कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब फिर नील बोहर ने इसकी मज़ीद वजाहत की कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ख़ास फासलों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और वो फासले जो थे उनके लिए उसने डिफ़ाइन किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस रास्ते में मिल सकता है या न्यूक्लियस के गिर्द उस ख़ास रेडियस पर मिल सकता है जिसके लिए π/2π का इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी n कोई अदद हो उससे हम मल्टीप्लाई करें h/2π। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई होगा, तवाज़ुन में आएगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल अगर h/2π के साथ इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी n की कीमत 1 दर्ज करें तो हमें जो है वो उस रेडियस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। n की कीमत 2 दर्ज करें तो हमें उससे दूर रेडियस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा और n की कीमत 3 दर्ज करें तो उससे फिर उतने गुना ज़्यादा रेडियस पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये जो हमारे पास n था जिसकी वैल्यू जूँ बढ़ाते जाते 1 रखते थे तो जो है वो रेडियस बड़ा हो जाता था, 2 रखते थे तो रेडियस उससे बड़ा हो जाता था, 3 रखते थे तो ये जो n हमारे पास था इस n को हमने शेल नंबर का नाम दिया या ऑर्बिट नंबर का नाम दिया। तो नील बोहर ने ये जो हमारे पास ऑर्बिट थे उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा वो जिस रास्ते में हरकत करेगा उसको हम जो है वो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी और उसको हम k शेल का नाम देंगे या k ऑर्बिट का नाम देंगे। उसके बाद अगर n की कीमत हमारे पास 2 होगी तो दूसरा जो है वो हमारे पास शेल होगा, उसके लिए हम उस शेल को हम l का नाम देंगे। और इसी तरह अगर n की वैल्यू हम 3 दर्ज करें तो जो इलेक्ट्रॉन हमें n3 के लिए मिलेगा उसका जो ऑर्बिट होगा, वो जो रास्ता होगा जिसकी गिर्द वो हरकत करेगा, उसको हम m का नाम देंगे। और फिर इसी तरह अगर n की कीमत हम 4 दर्ज करें तो उससे दूर हमें जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चौथे नंबर पर मिलेगा उसको हम n शेल का नाम देंगे। ये जो रास्ते हैं, एक बात याद रखें हमेशा कि ये इलेक्ट्रॉन की जो हरकत है या इलेक्ट्रॉन जो हरकत करता है और इस तरह अपना रास्ता बनाता है उसी को हम शेल कहते हैं, वरना कोई रास्ते ये कोई डबल रोड नहीं बने हुए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है उसी को हम शेल का नाम देते हैं। तो इसको हम शेल या ऑर्बिट कह सकते हैं। अब मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, तारीफ़ किस तरह करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन शेल में जाता है, यानी ऐसा एटम जिसके लिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं और उनके लिए n की वैल्यू हम 1 दर्ज करते हैं। अब जैसे जैसे किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो फिर जब ये शेल मुकम्मल हो जाता है, याद रखें k के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी शेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जितनी आ सकती है उसको 2n की 2 किसी फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं, 2n की 2। अगर n की वैल्यू 1 हो हमारे पास तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, यानी पहले शेल के अंदर k शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम l की बात करें तो n की वैल्यू 2 दर्ज करें तो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो l शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम n की वैल्यू m दर्ज करें तो हमारे पास m शेल के लिए n की वैल्यू 3 दर्ज करें तो हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी m शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह अगर हम n शेल की बात करें तो उस शेल के अंदर, यानी जो चौथा शेल है इसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह किसी एटम के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो इस करीब वाले शेल से बाहर वाले शेल की तरफ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफ़ाइन इस तरह करेंगे, इसकी तारीफ़ इस तरह करेंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती हुई तादाद जो है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ती हुई तादाद जो है ये शेल्स के अंदर जो है वो
कम ये शब्द जो हमारा के शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और फिर एल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, एम की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और एन की एनर्जी जो है वो उससे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये जो चार शेल हैं के, एल, एम और एन, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सबसे कम एनर्जी वाले शेल से लेकर बाहर काल तक के जो शेल्स हैं जिनकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कम एनर्जी वाले शेल से लेकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब जब ये हमारे पास ऑर्बिट आ गए तो मज़ीद साइंसदानों को यही पता चला कि ये ऑर्बिट जो हैं इनके अंदर मज़ीद छोटे छोटे रास्ते बने हुए। मिसाल के तौर पर हमारे पास के शेल है तो इसके अंदर इसका अपना ही रास्ता है जिसको हम कहते हैं सब ऑर्बिटल एस, यानी के ऑर्बिट के अंदर मज़ीद सब शेल बने हुए हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और एल के अंदर दो रास्ते हैं, अंदर वाले को हम एस कहते हैं और बाहर वाले को हम पी कहते हैं। उसके बाद इस तरह एम शेल के अंदर जो हैं वो हमारे पास तीन जो हैं ऑर्बिटल्स हैं जिनको एस, पी, डी कहते हैं। इसी तरह एन के अंदर हमारे पास चार सब शेल हैं, चार मज़ीद सब रहते हैं, यानी उस ऑर्बिटल को हमने मज़ीद जो है वो चार ऑर्बिटल में तकसीम किया हुआ है। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक तरतीब से नहीं होते बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, और इन सब शेल्स की शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। किसी की शक्ल गोल होती है, किसी की शक्ल जो है वो डम्बल शेप होती है, तो ये आगे आप अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक शेल के अंदर जो है हमारे पास सब शेल होते हैं, किसी के अंदर एक सब शेल होता है एस, और इसी तरह एल शेल के ऑर्बिट के अंदर दो ऑर्बिटल या दो सब शेल्स होते हैं जिनको हम एस और पी कहते हैं। एम के अंदर तीन सब शेल होते हैं और इनके अंदर चार सब शेल होते हैं। अब इनके अंदर भी फिर इलेक्ट्रॉन की तरतीब जो हमारे पास मुख्तलिफ है। अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की तो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हमारे पास जो डी है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हमारे पास जो है वो एफ इसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। एक बात याद रखें कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। मिसाल के तौर पर यानी ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है हमारे पास, अगर हम एल ऑर्बिट की बात करें तो एल के अंदर 2 सब शेल होंगे, एक होगा एस और एक होगा पी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो मजमूई तौर पर ये चूँकि 2 एल के ही हिस्से हैं तो लिहाजा एल शेल के अंदर या एल ऑर्बिट के अंदर हम कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी किसी भी सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब शेल जो मिलकर शेल बनाएंगे उसके अंदर भी इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह एक तरतीब बनाई गई है कि किसी एटम के अंदर, अच्छा एक बात याद रखें कि ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ये नहीं होता कि अब के का जो है वो ऑर्बिटल फिल हो गया है तो एल का जो ऑर्बिटल शुरू होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाद वक़्त इस तरह होता है कि उससे पहले एम का ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो जाता है और एल का ऑर्बिटल बाकी रह जाता है। यानी शेल्स के अंदर जो सब शेल्स होते हैं वो बाद वक़्त जो बाहर वाला सब शेल है वो पहले फिल होना शुरू हो जाता है और अंदर वाला सब शेल बाकी रह जाता है। तो इस तरीके से एक तरतीब बनी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह अंदर से बाहर की तरफ या कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से या ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को किस तरह फिल करते हैं, किस तरह उसके अंदर तरतीब पाते हैं। ये तरतीब एक बनाई गई कि स्कूल, इसको हम एस एस इस तरह याद रखते हैं। और फिर इसको नंबरिंग देते हैं, एस को 1 2 3 4 5 6 7 और पी को 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 और इस तरह डी को 3D 4D 5D और एफ को हम 4 से शुरू करते हैं, 4F और इस तरह से हुआ। तो इस तरतीब को याद कैसे रखेंगे? इस तरतीब की खास खासियत है, इसमें जो कोफिशिएंट हैं 1 2 2 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके ऑर्बिट नंबर को ज़ाहिर करते हैं, यानी ये शेल नंबर को ज़ाहिर करते हैं, शेल्स को ज़ाहिर करते हैं या ऑर्बिट को ज़ाहिर करते हैं। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल अगर सल्फर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम यहाँ पे 2 ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पे 2, पी के अंदर 6 आ सकते हैं और एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की तरतीब है कि हमारे पास
जो मुख्तलिफ ये हमारे पास कोएफिशिएंट जो हैं इनके, ये ज़ाहिर कर रहे हैं शेल को, और हमारे पास जो ऊपर है सबस्क्रिप्ट हैं इनके, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। और ये जो ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास ऑर्बिटल नंबर हैं, ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अच्छा, अब इस तरतीब को हम यानी ये तरतीब जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस शेल में दाखिल होगा, फिर 2s में शामिल होगा, फिर 2p में दाखिल होगा, फिर 3s में दाखिल होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अब आपने इस तरतीब को याद कैसे रखना है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं याद करने के। कुछ लड़के इसको याद रखते हैं स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, यानी 4 अल्फाज से याद कर लेते हैं। स्कूल स्कूल 2 जोड़े, फिर पब्लिक स्कूल 2 टाइम्स, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल 2 टाइम्स, और फिर इसके बाद फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर आगे फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यूँ भी याद रख सकते हैं। और भी याद करने के मुख्तलिफ तरीके लोगों ने बनाए हुए हैं कि कुछ लड़के देहातों में यूँ याद कर लेते हैं कि सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो। मेंढक को डड्डू कहते हैं पंजाबी में, डड्डू पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो, तो फास्ट डड्डू पकड़ना सीखो। तो ये भी एक याद रखने के लिए बच्चों ने आसान फार्मूला बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास बड़ी काम की तरतीब है, ये हमें बता सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह कम एनर्जी वाले शेल से बाहर एनर्जी वाले शेल में दाखिल होते हैं। हम एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर इसी को, कि हम देखना चाहते हैं आयरन जो हमारे पास है, आयरन उसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो हम ये देखते हैं कि 26 आयरन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से तरतीब पाएंगे। तो सबसे पहले एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 2 8 2 10 10 2 12 और पी के अंदर 6 आ सकते हैं, 18 हो गए 18, और एस के अंदर 2 आ सकते हैं 20, और डी के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। लेकिन हमारे पास कितने बच्चे हैं, हमारे पास टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास तरतीब है, ये हमारे पास लोहा यानी आयरन, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है कि लोहे के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो तरतीब पाते हैं कि पहले शेल जो हमारा, उसके बाद देखिए ना, सबसे पहले ये जो हमारे पास 1 है, ये जाहिर कर रहा है कि पहले के शेल के अंदर एक एस है, सब शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2 जाहिर कर रहा है, ये 2 जाहिर कर रहे हैं, 2 से मुराद ये है हमारे पास फिर जो है वो एल शेल शुरू हो गया है, और एल शेल के अंदर जो हमारे पास हैं वो 2 सब शेल हैं या 2 ऑर्बिटल हैं, एक एस है और पी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे पास 3 शुरू हो चुका है, और 3 जो है हमारे पास एम शेल है, और उसके अंदर फिर याद रखें कि जो हमारे पास एम शेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ऑर्बिटल दिखाए हैं, एस और पी। एस के अंदर 2 और पी के अंदर 6, और आगे जो है वो 4 शुरू हो गया है, यानी आपके पास जो है वो एन स्टार्ट हो चुका है, एन शेल। तो एन शेल के अंदर भी एक सब शेल जो है वो एस पूरा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और 3D जो है वो बाद में फिल हुआ है, यानी एम का एक ऑर्बिटल जो है वो एन के बाद जो है वो फिल हुआ है। तो मैंने आपको यही शुरू में बताया था कि ये याद रखें कि एक शेल के अंदर जो पहला शेल होगा, ज़रूरी नहीं कि उसी के सब शेल पहले मुकम्मल होंगे, हो सकता है अगले का सब शेल पहले मुकम्मल हो जाए। तो ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एन का सब शेल एस पहले मुकम्मल हुआ है, और हमारे पास जो है वो डी जो है एम का सब शेल वो बाद में मुकम्मल हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये तरतीब जो है, अब इसे ये भी पता लग सकता है अगर आपसे कोई पूछ ले कि आयरन के अंदर सबसे बाहर कौन सा ऑर्बिटल है, जैसे कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है वो 3 ऑर्बिटल है। अगर वो पूछ लेता है आपसे कि आयरन की सबसे बैरूनी तरफ कौन सा ऑर्बिट है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एम ऑर्बिट है, क्योंकि आखिर में एन के बाद जो है वो एम का ही एक ऑर्बिटल फिल हुआ है, तो बाहर जो है वो ऑर्बिट एम ही होगा। इस तरीके से इस तरीके से और भी मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी बुक के अंदर एक फ्लोराइड का सवाल है, क्लोराइड का सॉरी, कि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अंदर जो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसकी आपने तरतीब बनानी है। फार्मूला वही स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, यहाँ तक लिखना कर ज़रूरत नहीं है। छोटा सा मालिक्यूल है, 1 2 3 4 5 2 3 4 और 3। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इसके अंदर 2, फिर 6 8, फिर 2 10 10 और 6 16 और 2 18। तो आप कह सकते हैं हमारे पास
ये एक तरतीब बन जाएगी हमारे पास क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि वहाँ पर सबसे पहले K शेल का सब शेल फिल हुआ, फिर M शेल के सब शेल फिल हुए, फिर हमारे पास जो था वो M शेल का S फिल हुआ, और फिर हमारे पास M का ही जो था वो P सब शेल फिल हुआ, और इस तरीके से हमारे पास फिर आखिर में जो था वो N का S शेल फिल हुआ। और हमारे पास यहाँ पर देखें कि जो 3 था हमारे पास M शेल, उसका एक ऑर्बिट फिल नहीं हुआ, वो खाली है, और उससे पहले N का सब शेल फिल हो चुका है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर ये एक सवाल आ जाता है आमतौर पर कि एक हमारे पास एटम है जिसके M शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। आप हमें बताएं कि अगर M के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हों तो हमारे पास उस शेल का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो वेरी आसान, बहुत आसान सवाल है यही। स्कूल पब्लिक स्कूल, ये 1 2 3 4 2 3। अब यहाँ से देखें, उसने कहा है कि M शेल जो है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखें हमारे पास ये M शेल है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हो तो S के अंदर 2 आएंगे और P के अंदर जो है वो 3 आएंगे, तो हमारे पास 5 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ये सबसे बैरूनी है, तो फिर अंदर की तरफ फिल कर दो बाकी। P के अंदर 6 2 और 2, हमारे पास कितना आ गया? 6 2 8 और 2 10 और 3 13। तो हमारे पास M शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। उसके बाद इसके अंदर 2 हमने सबसे पहले हमारे पास M शेल जो था उसके अंदर हमने 5 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने थे। तो M शेल के अंदर जो थे वो 2 सब शेल हैं, एक के अंदर 2, के अंदर 3, 5 हो गए 5, और P के अंदर स्कूल पब्लिक स्कूल में P के अंदर 6 और 2, ये हमारे पास कितने बन गए? 6 और 4 10 और 5 15। तो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। एटॉमिक नंबर को हम जाहिर करते हैं Z से, तो हमारे पास ये 15 जवाब आ गया। और ये ओबियसली आपको पता ही है कि ये फास्फोरस का एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमारे पास ये फार्मूला हेल्प करता है, हमें ये सब शेल भी बताता है। यहाँ से जो कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं कि आखिर में कौन सा शेल जा रहा है और उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये हमें बताता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये आपकी बुक में पहले 18 एलिमेंट्स की दी हुई है, तो वहाँ से याद कर लें। बहुत आसान तरीका है, बस यही फार्मूला लगाना है, आगे चलाते जाएं और शुरू से इलेक्ट्रॉन्स को डालते जाएं जितने मैक्सिमम ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से ये हमारे पास आज का कम्प्रीहेंसिव लेक्चर था। इसके रिलेटेड जो जितने भी आपके सवाल हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अब तक रब्ता कर सकते हैं और अपने कमेंट्स में ज़रूर राय दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।